नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या, आपकी मेंटोर, और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जब बात आती है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की तो बहुतों के लिए ये बहुत इजी होता है, लेकिन वहीं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए ये काफी डिफिकल्ट टास्क भी होता है। बट मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं CSE एग्जामिनेशन के दौर में, तो कहीं ना कहीं वो एक इजी टास्क है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में आंसर हमारी आंखों के सामने ही मौजूद होता है। अगर जरूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करने की, और जैसे ही हमने करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर दिया, हमारी हो गई जी बल्ले बल्ले 2 नंबर हमारे अकाउंट में। लेकिन अगर वो आंसर गलत हो गया तो वहां लगती है हमारे ऊपर पेनल्टी। ठीक है, तो इस पूरी जंग में, यानी कि प्रीलिम्स 2022 की जंग को कैसे करना है क्वालिफाई, और कैसे उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का एकमात्र आंसर है, और वो है रिवाइज प्रीलिम्स। ठीक है, रिवाइज प्रीलिम्स क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप MCQs को प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी हैबिट बनती रहेगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, और उतना ही आपका ब्रेन यूज टू हो जाएगा इस क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्मेट से। और क्वेश्चन आंसरिंग में भी अगर मैं कहूं तो टिपिकल MCQs फॉर्मेट से, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपीएससी के पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस, यूपीएससी पैटर्न पर बेस्ड MCQs, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहां मैं आपको यह भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको तिकड़म्स कह लीजिए, या एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, या जुगाड़ कह लीजिए, इसको आपको भिड़ाना है। क्योंकि जितना ज्यादा आपका आंसर सटीक होगा, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपका आंसर सही होने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करने की। कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके लिए मैं करंट अफेयर से लेकर आऊंगी, कुछ क्वेश्चंस प्योरली स्टैटिक बेस्ड होंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें एक मिला जुला सामंजस्य लेकर चलना है, मिला जुला तालमेल बनाना है स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे इसे हमें एक्सेस करना है, कैसे इसे डील करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। आपको ऑप्शंस दिए हैं: प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, 3 ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शंस हैं A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर D 1, 2 and 3। तो देखो, एक तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें देखना कहां से है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का कवरेज अगर आपने किया है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु, उनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो है ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां से उठाई गई हैं और अक्सर इस पर क्वेश्चंस हमें देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर बताना है आपको कि इन तीनों में से कौन सी वो चीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड करता है। तो देखो, अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी की होगी, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर अप किया होगा, तो डेफिनेटली आपको ये आंसर पता होगा। अगर नहीं भी किया है तो भी मैं आपको तरीका बता रही हूं। जैसे सपोजिटली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में वो लिखो जो इसमें है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है, फेडरल कोर्ट की बात है, और फेडरेशन सेंटर की बात है। ठीक है, अब ये 3 वर्ड आपको बड़ी आसानी से याद रहेगा इसकी बात अगर हम करें तो, क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये एक्चुअली में इसने प्रोवाइड किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन सेंटर को। ठीक है, और ये फेडरेशन सेंटर्स जो हैं ये कंसिस्ट करते थे उस वक्त पर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एज अ यूनिट्स में। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो हुआ था वो था हमारा बेसिकली आप कह सकते हो अबॉलिशन ऑफ डायरकी। ठीक है, अबॉलिशिंग डायरकी। मैं आपको फीचर्स बता रही हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। ठीक है, और इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है,
इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, जिसे सेटअप किया गया था कब? 1937 में, यानी 2 साल बाद। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 चीजें, और इसके साथ साथ एक है अबॉलिशिंग डायरकी, और ये डायरकी वाला भी कई बार पूछता है हमसे एग्जाम में। ठीक है, अब आपके पास लिस्ट है। ठीक है, ये तीनों ही थे, आंख बंद करके 1, 2 एंड 3 मारेंगे। कई बार क्या करता है, इसमें कुछ और भी डाल देता है। ठीक है, जैसे सपोजिटली बोल देगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट का कोई नॉर्म उठा के दे दिया आपको, या किसी और एक्ट का दे दिया, या जनरल गवर्नर का जो है आपका बोल देगा कि गवर्नर ऑफ इंडिया हो गए थे, या कुछ भी ऐसी चीजें, कुछ भी क्लॉज इसमें डाल सकता है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। वो तब तक आपको ध्यान में नहीं आएगा जब तक आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स लिख करके रखोगे या उसको पढ़े होगे। ठीक है, क्योंकि लगभग हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं एक्सप्लेनेशन में, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 जो है वो कह रहा है कि इन सभी को कंसीडर करिए और फिर इन्हें अरेंज करिए, दीज ऑर्गेनाइजेशंस गिवन अबव इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जब बात आती है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी कब क्रोनोलॉजी कब से कब तक की है। तो देखो, अगर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देखोगे तो याद होगा आपको 1851 की बात थी। बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो ठीक इसके बाद की बात थी, 1852 की लगभग। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो हुआ था आपका 1866 में। ओके, और पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा हुई थी आपकी 1870 में। तो ये एक तरह से आप देखो, आपको इसका अगर इसका थोड़ा भी आइडिया होगा, क्योंकि ये बहुत मिलती जुलती है। अगर आपको ये आप याद करके चलोगे कि 1850s में हुए थे बॉम्बे और ब्रिटिश इंडिया, जी नहीं, सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया हुआ, फिर बॉम्बे हुआ, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ, और फिर पूना सार्वजनिक हुआ। तो यहां पर आपको आंसर देखो सीधे सीधे दिख रहा है, 1 2 3 4 2 नंबर आ गए आपके इसमें पॉकेट में। ठीक है, तो हो गया ये। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, बी, और देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं। ओके, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अबाउट ऑगस्ट ऑफर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं हिस्ट्री के वो उठाकर लाए गए हैं आपके लिए। तो ऑगस्ट ऑफर कब हुआ था? 1940 में, ये हमें क्वेश्चन ही बता रहा है। अब यहां पर 2 स्टेटमेंट्स है। पहला है कि इट लेड डाउन द डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट डोमिनियन स्टेटस की पूरी बात को ही हम कनेक्ट करते हैं ऑगस्ट ऑफर से। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द इंडियंस टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये भी दोनों ही स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसलिए यहां पर आंसर होगा हमारा सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, और किसने अनाउंस किया था ऑगस्ट ऑफर? तो उन व्यक्ति का नाम था लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो ने अनाउंस किया था ऑगस्ट ऑफर को 1940 में, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, एक्सपेंशन ऑफ वॉइसरॉय की बात की गई थी। ठीक है, वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बेसिकली, और सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी, और नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज की बात हुई थी। ठीक है, इन चीजों की बात हुई थी। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप एक एक लाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है ये बात करता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की, NACH, NAC कह सकते हैं। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड इंटरबैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट अलाउज रेगुलर डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम अ बोरोवर्स बैंक अकाउंट टूवर्ड्स हिज लोन repayments। ठीक है, and which of the statements given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी ये दोनों ही, इसको देख के समझ आ रहा होगा आपको, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राइट। तो पहली बात की गई कि ये सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड इंटर बैंक पेमेंट ट्रांजेक्शन है, एब्सोल्युटली राइट। NACH यही है जो कि सिस्टम इस पूरे को जो है ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एब्सोल्युटली
करेक्ट है ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये अलाउ करता है रेगुलर डेबिट को डायरेक्ट डेबिट को फ्रॉम अ बोरोवर्स बैंक अकाउंट टुवर्ड्स हिज लोन रीपेमेंट, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, और ये जो है इनफैक्ट ये सिर्फ डायरेक्ट डेबिट ही नहीं करता बल्कि इससे डायरेक्टली क्रेडिट भी होता है लेंडर्स के बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट दोनों का जो है यहां पर काम होता है, एक तरफ से डेबिट होगा दूसरी तरफ से क्रेडिट भी हो जाएगा। तो यहां भी आंसर होगा हमारा बोथ 1 और 2। और देखिए मैं आपको बता दूं ये दोनों ही इंफॉर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो और मैंने आपको पहले भी बताया है हमारा जो प्रायर प्रोग्राम्स आते थे उसमें भी कि इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस जब भी होते हैं तो 99% चांसेस होती है उनके करेक्ट होने की। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि आखिर सेंटेंस किस टाइप का है। ओके, और जो इनफैक्ट पहला ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये दोनों ही इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस है। इनफैक्ट जो पहला सेंटेंस है ये डेफिनेटिव भी है, डेफिनेटिव प्लस इंफॉर्मेटिव दोनों ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है सही होने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, पहले में आपको डेफिनेशन बताई गई है और दूसरे में इसका डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट वाली बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो जीडीपी के ऊपर है। देखिए जीडीपी काफी दिनों से चर्चा में रहा है और न्यूज में भी ये 1-2 दिन आया है जिसे हमने करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड किया था। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि जीडीपी के से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहा है कि जीडीपी मेजर करता है मॉनेटरी वैल्यू को इंटरमीडिएट गुड्स के लिए। देखो जीडीपी की जब बात आती है तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे, हमेशा यहां आएंगे फाइनल गुड्स। और अगर आप जीडीपी की डेफिनेशन आपको पता होगी, सिंस आप यूपीएससी सिविल सर्वेंट हैं तो इतना तो मालूम ही होगा, है ना। तो जीडीपी की डेफिनेशन के अनुसार भी जाओगे तो वहां कहीं भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं मिलेगा आपको, हर तरफ फाइनल गुड्स ही मिलेंगे। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो हमारा होगा ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। और यहां पर क्या गलती की है, देखो एक ही चीज करता है यूपीएससी, इंटरचेंज करता है चीजों को, और यही हम गलती कर जाते हैं, कीवर्ड्स इंटरचेंज कर देता है ये। ओके, और यहां पर ये कीवर्ड चेंज कर दिया। दूसरा कह रहा है कि जीडीपी ऑल्सो मेजर्स द इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी, तो यहां पे एक्सट्रीम वर्ड भी आ गया हमारा ऑल्सो, ये गलत हो गया क्योंकि जीडीपी कभी भी इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी को मेजर नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दोनों ही हमारे स्टेटमेंट गलत हैं, तो इस केस में हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले इसका सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा दोनों ही स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था, फाइनल गुड्स होने चाहिए, ठीक है, और वो इनइक्वालिटी मेजर नहीं करता। आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है रिसेंटली लॉन्च्ड डिजी सक्षम के बारे में। एक प्रोग्राम है डिजी सक्षम नाम का, उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं। ए कह रहा है कि अ डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम टू इनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ बाय इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल्स। बी ऑप्शन कह रहा है अ स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। सी कह रहा है अ स्कीम एम्ड एट मेकिंग पीपल इन रूरल एरियाज अक्रॉस स्टेट यूथ इज डिजिटली लिटरेट। या फिर डी कह रहा है अ डिजिटल वॉलेट that enables storage and access to educational documents, health records, certificates electronically। अब देखो ये 3 तो फिर भी एक डायरेक्शन बात करें, ये तो एब्सोल्युटली गलत हुआ हमारा, ठीक है, क्योंकि कोई वॉलेट वगैरह है नहीं। उसके बाद जो ये है स्कीम एम्ड एट मेकिंग पीपल इन रूरल एरियाज अक्रॉस स्टेट यूथ इज डिजिटली लिटरेट, ये भी गलत है क्योंकि डिजी सक्षम है तो थोड़ा सा एक बार के लिए लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सक्षम का मतलब क्या होता है, सक्षम का मतलब है आपको किसी चीज के काबिल बनाना, सक्षम बनाना। और डिजी सक्षम का अगर हम देखें तो इसका मतलब यही है कि डिजिटल रूप से आपको आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उसको इनहैंस करके आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना और आपको डिजिटल स्किल्स के बारे में बताना। ठीक है, तो लिटरेट नहीं करना है, यहां आपको इंपार्ट करना है डिजिटल स्किल्स को। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए नहीं है, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन 1 और यही करेक्ट ऑप्शन भी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन भी ए कह रहा है, देखिए यहां पर इसका पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है टू मोर देन 3 लाख यूथ
in digital skills including basic skills and advanced computing in the first year, and this training program can be accessed through the National Career Service Portal. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जॉइंट इनिशिएटिव है, प्लीज इसको भी ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे भी आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, क्यों? तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, स्टेटमेंट 1 है कि इट इज अ कंसेंट बेस्ड फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग दैट वुड अलाउ इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस to access, control and share personal data with third party institutions. Statement 2 कह रहा है AAs were created through an inter-regulatory decision by RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA या फिर FSDC। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि RBI लाइसेंसेस जो हैं वो गवर्न करते हैं रूल्स फॉर AAs। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखिए जो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि क्या है ये अकाउंट एग्रीगेटर, उसको ये क्या कर रहा है, सिंपली यहां पर ये डेफिनेटिव सेंटेंस है जो कि इसको डिफाइन कर रहा है। और डिफाइन के टाइम पर सेंटेंसेस 99% टाइम करेक्ट होते हैं। यहां पर देख लेते हैं, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कि इट इज अ कंसेंट बेस्ड फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग दैट वुड अलाउ इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस टू एक्सेस, कंट्रोल, शेयर। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये स्टेटमेंट हमारा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि AAs जो है उन्हें क्रिएट किया गया था थ्रू एन इंटर रेगुलेटरी डिसीजन। बिल्कुल सही है, जब इसे क्रिएशन इसका हुआ था तो उस टाइम पर ये चीज आई थी सामने कि ये एक इंटर रेगुलेटरी डिसीजन बाय RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA, FSDC द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, और तीसरा चीज ये कि RBI लाइसेंस भी देता है इसको और गवर्न भी करता है रूल्स फॉर AAs। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पास 1 है, 1 इज करेक्ट, राइट, जैसे कि हमें पता चला था, तो यहां पर क्या होगा, आपका ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, राइट। बचता है आपके पास 1 and 3 और 1 और 2। और अगर आपको ये भी पता है कि भाई 2 भी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, यानी 1 और 2 आप श्योर हो, तो आपके पास आंसर सीधे सीधे अवेलेबल है 1, 2, 3। ये होती है प्रोबेबिलिटी बेसिस पर चेक करना कि आप कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये है It is the largest nuclear power station in India and is operated by Nuclear Power Corporation of India Limited. It is the result of an intergovernmental agreement between India and Russia. तो ये जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन फैसिलिटी है जिसके बारे में हम बात करें, ये कौन सी फैसिलिटी है, ये कौन सा न्यूक्लियर पावर है? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा है सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ये सारी चीजें हमें अक्सर पता होती हैं, तो अगर आपको वो पता है तो वहां से इजिली आप आंसर निकाल सकते हैं। एक ही आंसर मेरे दिमाग में आ रहा है और वो है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि यही लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में जिसकी हम बात करें, जो कि ऑपरेट भी किया जाता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। और ये लोकेटेड है कुंडाकुलम में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है, और इसकी ही बात यहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन भी बी का ही बता रहा है। देखिए यहाँ स्टेटेड भी है कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में इटसेल्फ हिंट मिल रहा है। ठीक है, और इस प्लांट को स्केड्यूल किया गया है टू हैव WER 1000 रिएक्टर्स बिल्ट इन कोलैबोरेशन एंड एटम्स ट्रॉय एक्सपोर्ट द रशियन स्टेट कंपनी एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अमंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज एज एनवाइसेड इन द आर्टिकल 124। ऑप्शंस हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ओनली एन इंडियन सिटीजन नॉट एक्सीडिंग 65 years of age इज एलिजिबल
ठीक है। दूसरा कह रहा है द पर्सन शुड सर्व एज अ जज ऑफ वन हाई कोर्ट और मोर कॉन्टिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 10 years, और the person should be an advocate in the high court for at least 10 years or a distinguished jury। देखो अगर हम बात करें तो जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 124 बेसिकली वो प्रोवाइड करता है क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला तो आ जाता है हमारा कि द पर्सन शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि ही शुड हैव बीन एट लीस्ट 5 years अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा सबसे पहले 5 years जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। दूसरी चीज आएगी कि या फिर और ऑफ 2 or more such courts in succession, या फिर he she has been for at least 10 years an advocate, 10 साल एडवोकेट भी होना चाहिए, या तो अगर जज नहीं है तो भाई कम से कम 10 साल एडवोकेट हो हाई कोर्ट का, राइट। और या फिर 2 या 2 से अधिक कोर्ट सक्सेशन कोर्ट्स का। तीसरी चीज आती है कि he she is in the opinion of a president a distinguished jurist, ठीक है। तो ये वाली भी चीज कंसीडर हो गई। और इसके बाद आता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 65 years, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि वो एक्सीड नहीं करना चाहता। अब देखो क्वेश्चन में आपको एक कीवर्ड पता नहीं दिखा होगा या नहीं, यहां पर नॉट पूछ रहा है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहां पर आपको ये बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आंसर है कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और ये सही है, तो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। बट बहुत लोग यहां पर 1 ओनली लगा के आएंगे क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ तो सही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे आंसर। चलते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए पॉज करके और इसको समझ भी लीजिएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बार काफी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है। 10th क्वेश्चन जो हमारा है ये है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द पेयर्स। औरंग का मतलब दिया यहां पर इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, बनियान इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और मीरा सिदर is designated revenue payer to the state. Which of the pairs given below is are correct? ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक से भी लेंगे, करंट से भी लेंगे, पास्ट ईयर से भी लेंगे और नए क्वेश्चंस भी आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि करेक्ट क्या है। देखिए जब हम औरंग की बात करते हैं, औरंग की बात करते हैं, तो ये एक पर्शियन टर्म है फॉर वेयर हाउस, ठीक है। और ये प्लेस जो है उसे कहते थे कि यहाँ पर गुड्स जो है वो कलेक्ट होते थे बिफोर बीइंग सोल्ड। द वर्ड ऑल्सो रेफर्स टू अ वर्कशॉप फॉर द फिनिश्ड गुड्स, इसलिए ये गलत होगा यहाँ पर कोई खजाना, कोई ट्रेजरी, कोई फाइनेंशियल चीजें नहीं होती थी, यहाँ पर माल होता था, ठीक है। जो बैनियन है इसके लिए दिया गया है इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एब्सोल्युटली सही है। देखिए जो बनियन है ये एक एंग्लिशाइज्ड फॉर्म ऑफ संस्कृत और बांग्ला वर्ड बनिक यानी कि मर्चेंट का मिक्स है, ठीक है। बानिक या बनिक जो है मर्चेंट के लिए यूज होता था, वहां से आया है ये वर्ड। इन एंग्लो इंडियन सोसाइटी में जो है अमंग द नेटिव्स टू बनियन वाज वन who engaged by an individual western merchant or a firm to work for them as broker कह सकते हैं, इंटरप्रेटर कह सकते हैं या एजेंट कह सकते हैं, ठीक है। और मीरा सिदार जो है ये वाकई में डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर होते थे टू द स्टेट्स। तो ये दोनों हमारे सही हैं, करेक्ट आंसर है हमारा B, 2 and 3, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और ये थे उनके आंसर्स। आई होप आपके सही होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 10th क्वेश्चन का। यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये भी बी कह रहा है, हम भी बी कह रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल सही हैं। औरंग जो है ये वेयर हाउस के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा और आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने क्वेश्चंस अगर आपके पास कुछ नए क्वेश्चंस है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और डेली बेसिस पर तो नहीं, लेकिन हाँ बेसिकली जब भी हम आपके लिए प्रीलिम्स रिवाइज का प्रोग्राम लेकर आते हैं तो उसको जरूर देखिए और एक दिन हफ्ते में बैठ करके उसको रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपके प्रीलिम्स क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.